Hello students, welcome back to our another video of economics class 12th. We are reading our second book of economics. Book name is Macroeconomics. Okay students, our chapter is chapter first, introduction. ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम किसके बारे में जानेंगे? व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक हमने पढ़ लिया है। माइक्रो इकोनॉमिक से किस तरीके से अलग है ये भी हमने देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब इस माइक्रो इकोनॉमिक की बुक में लगभग हमको किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ना है, इसका दायरा क्या है, लिमिटेशंस क्या है, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हमको जाननी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। व्हाट इज नेशनल इनकम, पहले आप ये जान लीजिए। किसी भी इकोनॉमी की जो टोटल इनकम होती है, किसी भी कंट्री की जो टोटल इनकम होती है, उसे उस कंट्री की नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, एक कंट्री की नेशनल इनकम को काउंट करने के तीन तरीके हैं। पहला उसका इनकम मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा है वैल्यू एडेड मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो तीन तरीके से हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को काउंट कर सकते हैं। इसको काउंट करने का सबसे आसान सा तरीका है कि उस कंट्री के रहने वाले लोगों की टोटल इनकम को हम ऐड कर लें और उसमें से उस कंट्री के अंदर जो रहने वाले विदेशी लोग हैं, जो विदेशी लोग आके उस कंट्री में वर्क कर रहे हैं, उनकी इनकम को माइनस कर दें और उसके बाद वो उस कंट्री के रहने वाले लोग जो बाहर वर्क कर रहे हैं, वो बाहर से जो पैसा ला रहे हैं, उनकी इनकम को प्लस कर लें तो टोटल इनकम जो आएगी वो हमारी क्या होगी? नेशनल इनकम। एक तरीके से हम आपको दिखा सकते हैं ऐसे, नेशनल इनकम। ठीक है, जो इस कंट्री में रहने वाले टोटल लोग हैं उनकी इनकम। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, वर्किंग इन दैट कंट्री। इसमें उन, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, वर्किंग इन दैट कंट्री, जो उस कंट्री में पहले से वर्क कर रहे हैं उनके टोटल इनकम को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे उनके साथ में उस कंट्री में रहने वाले लोग जो विदेश गए हैं काम करने, विदेश से जो पैसा ला रहे हैं उनकी इनकम को। ठीक है, इनकम ऑफ दोज हु वर्क इन अब्रॉड, जो बाहर विदेशों में काम कर रहे हैं उनकी इनकम को भी ऐड करेंगे, उनकी सिटीजन्स को। और उसके बाद माइनस करेंगे ऐसे लोग जो बाहर के हैं, विदेशी हैं और उस कंट्री में आके वर्क कर रहे हैं और यहाँ का पैसा लेके जा रहे हैं। ठीक है, इनकम ऑफ फॉरेनर। ठीक है, जो फॉरेनर वर्क करने आए उस कंट्री में उनकी इनकम को माइनस कर देगा। नॉर्मल सा तरीका, बाकी मैं आपको मेथड वगैरह सब बताऊंगा, तीनों मेथड कैसे कैसे काउंट किए जाते हैं। आप नॉर्मल सा तरीका समझिए कि इस कंट्री में, जैसे इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया में काम करने वाले टोटल लोग हैं उनकी इनकम को हम ऐड करेंगे। उसके बाद इंडिया के जो इंडियंस हैं, ठीक है, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं जो बाहर वर्क कर रहे हैं उनकी इनकम को भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों की इनकम को ऐड करके प्लस माइनस करेंगे जो विदेशी लोग फॉरेनर इंडिया में आके वर्क कर रहे हैं और इंडिया से इनकम अपनी लेके जा रहे हैं, तो उनकी इनकम को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जो बच के आएगा हमारी क्या होगी? नेशनल इनकम। ओके, तो एक तरीके से यहाँ पे हमको पढ़ना है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। फिर दूसरा पढ़ना है थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के सेंस में जॉन मेयर्ड कीन्स ने अपने कीन्सियन एक थियरी दी थी जिसमें मोस्टली उन्होंने एम्प्लॉयमेंट में ही फोकस किया था। तो इस बुक में हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट होती क्या है। ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके से आप जानते होंगे कि दोज पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, ठीक है, एबल टू वर्क, काम करने के योग्य भी हैं, बट नॉट गेटिंग जॉब, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिल पा रही है, उन्हें क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनको एम्प्लॉयमेंट, जो नौकरी जिनको मिल चुकी है, जिनको जॉब मिल चुकी है, वो एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। अब इंडिया में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बारे में हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम माइक्रो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो पूरी कंट्री में किसी भी इकोनॉमी की बात हो सकती है। ठीक है, और तीसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे थियरी ऑफ मनी, मनी क्रिएशन, किस तरीके से मनी डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके, जैसे इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, बैंकों का बैंक, यूँ कहें बैंकों का फादर, ठीक है, बाप बैंकों का, वो क्या है? आरबीआई। आरबीआई नोट बनाता है, जारी करता है, इशू करता है ना, सारे नोट, केवल 1 रुपए की जो नोट होती है उसको छोड़ करके, क्योंकि 1 रुपए की नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री से इशू होती है,
बाकी 2 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक की नोट, सारी की सारी नोट कौन इशू करता है? आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई इशू करता है, यहाँ पे क्रिएशन करता है और डिस्ट्रीब्यूशन करता है, अलग अलग बैंकों को देता है पैसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे थियरी ऑफ मनी हम कहाँ पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेटनरी एंड डिफ्लेटनरी। एक बार इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में आपने सुना होगा। इन्फ्लेशन मतलब किस तरीके से महंगाई बढ़ जाती है, किस तरीके से घट जाती है, चीज़ें किस तरीके से बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है, किस तरीके से बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके, और फिर हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ गवर्नमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक में गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट किस तरीके से बजट सेट करती है, प्लान एक साल पहले का बजट इसी साल किस तरीके से प्लान करके दे देती है कि हमको इतना इंपोर्ट करना है, इतना एक्सपोर्ट करना है, इस सेक्टर में इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, इस सेक्टर से इतना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, सारा का सारा बजट तैयार करके गवर्नमेंट क्या कर देती है, एक साल पहले ही पेश कर देती है, फरवरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक इनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमको देख रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक एक्सचेंज रेट। ठीक है, एक्सचेंज रेट मीन्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इन सब चीज़ों के बारे में एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, किस तरीके से जो उसकी कंपनी उस कंट्री में जिन जिन बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको किस तरीके से अदर कंट्री से इंपोर्ट करवाती है, किस तरीके से एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, मतलब जो उसने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्रेडिट और डेबिट कर रखा है उसको किस तरीके से बैलेंस करना है। मतलब ऐसा ना हो जाए कि उस कंट्री ने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाहर से चीज़ें मंगा ली और दिया बहुत कम, तो उनके बीच का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएंगी चीज़ें। और अगर ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट कम किया, तो भी लफड़ा। ओके, कहने का मतलब वो कंपनी वो कंट्री किस में चली जाएगी, बिल्कुल लो लेवल पे, उसकी डेवलपमेंट या ग्रोथ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी, बहुत इंक्रीजिंग रेट से घटेगी। अगर वो इंपोर्ट ज़्यादा आप करते रहो, एक्सपोर्ट बहुत कम लेवल पे करो, तो क्या होगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि मेन स्कोप्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब आप पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक की सिग्निफिकेंस क्या क्या है, मतलब हमको इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, किन किन चीज़ों के बारे में इससे डायरेक्ट रिलेशन है। ओके स्टूडेंट्स, टेक योर स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हमने क्या पढ़ा, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा कहाँ तक है। अब इसका देखेंगे सिग्निफिकेंस, मीन्स एक तरीके से इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, इसकी अहमियत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, ये किसी भी इकोनॉमी की क्या एक्चुअल डिस्क्रिप्शन देता है। लाइक उस इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, डेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, इसके बारे में पता चलेगा जब उसकी हम इनकम काउंट कर लेंगे। और नेशनल इनकम कहाँ पे, अभी हमने बताया कि उसका किस स्कोप में काउंट किया जाता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप है वो। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर किसी भी कंट्री की हमको नेशनल इनकम निकालनी हो तब भी इसमें इसके पास आना पड़ेगा। ठीक, और नेशनल इनकम से ही पता चलेगा वो इकोनॉमी किस तरीके से है। फिर दूसरा, अगर इकोनॉमी की हमको अनएम्प्लॉयमेंट या पावर्टी देखनी हो, ठीक है, उसकी कंडीशन अगर डिस्क्रिप्शन देखना है सही से, वो देश व इकोनॉमी कितना गरीब है, कितना उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, तो किसके पास आना पड़ेगा, माइक्रो इकोनॉमिक के पास। ओके, और अगर गवर्नमेंट किस तरीके से उस इकोनॉमी को बैलेंस कर रही है, मतलब कैसे कैसे बजट वो प्रेजेंट कर रही है, तो ये सब सिस्टम के लिए, गवर्नमेंट वगैरह के लिए इन सब चीज़ों की डिस्क्रिप्शन कौन देता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, ये किसी भी इकोनॉमी की एक्चुअल डिस्क्रिप्शन देता है, एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, दूसरा रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, अगर हमको पता चल जाए कि इस इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम है, तो हम उस प्रॉब्लम के लिए उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, उसके लिए तमाम पॉलिसीज़ निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, पॉलिसीज़ निकाल सकते हैं, या उसको कहने का मतलब उस प्रॉब्लम्स को फुलफ़िल करने के लिए, उससे निपटने के लिए हम पूरी तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। तो ये हम अगर प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिए तो कंट्री व इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, डेवलपमेंट करेगी कि नहीं। तो ये एक्चुअल रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है कि अपनी कमियों को पहचान लेना। अगर हम किसी भी इकोनॉमी की एक्चुअल कमियां जान लें, उसकी मेन
फॉल्ट्स क्या हैं वो जान लें तो उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसकी फॉल्ट्स को दूर कर सकते हैं। ओके, तो वो कंट्री डेवलप्ड कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया एक इकोनॉमी है, तो इंडिया के पास सबसे बड़ी कमी क्या है, यहाँ पे जो फैली हुई अनएम्प्लॉयमेंट है और यहाँ की पॉवर्टी, अगर इसको हम ख़त्म कर दें, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी पूरी तरीके से ख़त्म कर दें, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी या नहीं होगी इस इंडियन इकोनॉमी की। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो एक्चुअल में डेवलपमेंट या ग्रोथ तो होगी ही होगी। ठीक है, अब जो हमारे पड़ोसी देश है चाइना, वो इतना तेज़ी से क्यों वो कर रहा है, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, हमसे काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, उसकी टोटल जीडीपी हमसे काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगला, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इस माइक्रो इकोनॉमिक में हम चेक करते हैं, देखते हैं या बता सकते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरीके से हम करें, मतलब अपने इकोनॉमिक सेक्टर में हम किस तरीके से परफॉर्म करें कि बहुत ज़्यादा ना महंगाई आ जाए, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगा ना हो जाए, मतलब स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन ना होता रहे। ओके, और इसके लिए हमको मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मौद्रिक नीति जो है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में बैंक्स वगैरह, मनी वगैरह में। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, इन सब का काम है कि ये क्या करना, ये ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखती हैं। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। अब इसका मेन सिग्निफिकेंस ये भी है, मतलब इसमें हम ये भी देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि हम किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस चेक करें, मतलब हमने साल भर में कितना डेबिट किया है, कितना क्रेडिट किया है, एक्चुअल में ज़्यादा से ज़्यादा हमने डेबिट तो नहीं कर लिया या ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट तो नहीं कर लिया, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा अनयूजुअल तरीके से बैलेंस उसका बिगड़ तो नहीं गया, कहीं हमने ज़्यादा मंगा तो नहीं लिया और कम तो नहीं एक्सपोर्ट किया। तो इस तरीके से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं यहाँ से। अगला, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, इसकी जो एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम है वो ये है, मेन सिग्निफिकेंस उसका ये है कि हम किसी भी इकोनॉमी की जो ये पॉवर्टी या पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनके इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड जो सिग्निफिकेंस है इनके बारे में जान सकते हैं। लाइक इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि पेड़ बहुत तेज़ी से काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जो एक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहाँ से मिलती है हमको, माइक्रो इकोनॉमिक के थ्रू, उस टोटल इकोनॉमी की। अब एक इंडिविजुअल के आदमी की तो बात कर नहीं रहे हैं कि उसके गाँव की, उसके घर की, उसके ज़िले की बात करेंगे, हम पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे, तो पूरे के पूरे देश की बात करेंगे, उस देश की इकोनॉमी की बात करेंगे। तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कितना है, क्यों है इतना ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे इंडिया में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेड़ों की तेज़ी से कटाई की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे यातायात के साधन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज किए जा रहे हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। ऐसे ऐसे डीजल, पेट्रोल, केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं या फर्टिलाइजर्स वगैरह, जो कि जिनसे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ठीक है, और प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी आपको पता ही इंडिया में कितनी ज़्यादा है। और लास्ट है पॉलिसी फार्मूलेशन। अगर हमको किसी भी इकोनॉमी की मेन फॉल्ट्स पता रहेंगी, मेन कमियां पता रहेंगी, तो हम उन कमियों को दूर करने के लिए उस इकोनॉमिक के लिए जो अलग इकोनॉमी के लिए जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें हम तमाम तरह की पॉलिसीज़ निकाल सकते हैं। लाइक हमको पता था कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने उस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की, नाबार्ड लाए, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तब जाके प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में हम पॉलिसीज़ लाए, ऐसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम पॉलिसीज़ लाते हैं और फॉरेन ट्रेड सेक्टर में पॉलिसीज़ लाते हैं। तो तमाम तरीके के जो सेक्टर्स हैं उनमें हम पॉलिसीज़ ला करके क्या करते हैं, उस टोटल की टोटल इकोनॉमी को बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा मेन सिग्निफिकेंस था माइक्रो इकोनॉमिक का। पहला था डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के एक्चुअल डिस्क्रिप्शन देता है ये। दूसरा था रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये किसी भी इकोनॉमी की जो ग्रोथ या डेवलपमेंट है उसका मेन रोड मैप तैयार करता है, मेन रास्ता तैयार करता है। अगला इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है। चौथा बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं आप, पता कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यहाँ पे पता कर सकते हैं इकोनॉमी की। और पॉलिसी फार्मूलेशन, मतलब उस कंट्री में कितने टाइप की पॉलिसीज़ किस किस सेक्टर में बनी हुई हैं और कौन कौन सी पॉलिसीज़ पे वर्क चल रहा है। तो यहाँ पे आज हमने इस वीडियो में पढ़ लिया कि एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक का मेन स्कोप क्या है, ठीक है, और उसके मेन सिग्निफिकेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में लगभग ये हमारा लास्ट वीडियो था और इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया।
तो अगर ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि पीछे की वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। और चैनल के नीचे जो बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे की सारी नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।